राइट एंड 5 सब्जेक्ट राइट, 3 आपके पीसीबी एंड मैथ्स एंड कंप्यूटर। ओके ठीक है। ओके लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। So, पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है मेरी? ऑलराइट ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। सो हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये कि हम वायरसेस के बारे में आज हमें समझेंगे, उनका क्या लाइक रोल होता है, व्हाट दे डू, हाउ दे बिहेव, उनके बारे में हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमारी क्लियर करेंगे। सो वी ट्राई टू हैव अ मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वायरसेस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वायरसेस ओवर हियर। तो जब हम वायरस की यहाँ पे बात करेंगे तो हमने कुछ चीजें 2-3 पॉइंट्स तो हमने कल की क्लास में देखे ही थे। जैसे कि जब भी हम वायरस की बात करते हैं तो उसमें आपको 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। यू विल हैव द न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन हाँ जी, प्रोटीन। तो ये 2 चीजें जनरली आपको एक वायरस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। सो दिस 2 थिंग्स विल गेट टू सी इन द वायरस। अब मैं आपको पहली एक चीज हमें बताना चाहूंगा। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक वायरस है, अज्यूम करते हैं कि एक आपका वायरस है यहाँ पे, तो इसकी आउटर कवरिंग आपकी बनी होती है प्रोटीन से। सो आउटर कवरिंग इज ऑलवेज मेड अप ऑफ योर प्रोटीन, और बीच में आपको मिलेगा आपका जेनेटिक मटेरियल। बीच में आपका यहाँ पे होगा आपका जेनेटिक मटेरियल जो आपको बीच में होगा, याद रखना हमेशा। सो बीच में लेट्स अज्यूम ये है मेरे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। अब एक चीज आपने हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है, जो आपके अंदर डिजीज कॉज करता है, जो आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, वो बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल ही होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके वायरस के अंदर प्रोटीन भी है, आपका न्यूक्लिक एसिड भी है, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी आपका है, तो इनमें से कौन सा होता है इन्फेक्टिव? तो इतना ये जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे होगा वो हमेशा रहेगा यहाँ पे इन्फेक्टिव। ये आपका इन्फेक्टिव होता है और यही होता है जो आपके अंदर डिजीज कॉज करता है। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू दैट आउट ऑफ योर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, यही वो होगा जो आपके अंदर डिजीज कॉज करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी इन्फेक्टिव इन नेचर। तो ये चीज आपने यहाँ पे ऐड की है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोग जानते हैं कि आपके जो वायरसेस होते हैं दे आर गोइंग टू बी माय ऑब्लिगेट पैरासाइट, और कुछ ये इनका कोई मोड ऑफ अदर न्यूट्रिशन नहीं होता। दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमेशा आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो एक ये चीज आपने ये लाइक दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरासाइटिक, इसमें आपको एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बेटा आई थिंक किसी का तो भी माइक ऑन है शायद से, सो जस्ट मेक श्योर कि वो आपका बंद हो जाए। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस, सो दीज आर द 2 थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हम बात करते हैं वायरस की, सो दे रिमेन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट। सो दे रिमेन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेरे वायरसेस होते हैं वो बेसिकली इनएक्टिव होते हैं। इनर्ट का मतलब आप समझ लो यहाँ पे इनएक्टिव, ये मेरे होते हैं इनएक्टिव जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं। तो अगर एक वायरस है और अगर वो वायरस में अभी मेरे सामने अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में रखता हूँ तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो इनएक्टिव होगा। वो एक्टिव होता ही तब है जब वो बॉडी के अंदर जाता है। तो ये बात रखना, एक वायरस हमेशा रहेगा इनएक्टिव जब तक वो आपके होस्ट के बाहर होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे होस्ट सेल के अंदर डालते हो, जैसे आप किसी एनिमल के अंदर डालते हो या किसी सेल के अंदर डालते हो, तो वो आपका वहां पे हो जाता है एक्टिव। सो नाउ इट विल बिकम एक्टिव ओवर देयर। ठीक है, और इनका तरीका क्या होता है, इनके लाइफ साइकिल का, इनका सिंपल सा रीजन इनका, या आई वुड से द सिंपल वे ऑफ देयर लिविंग इज गोइंग टू बी, वो किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो बेसिकली वायरस जो होगा, वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा। सो इट विल एंटर द होस्ट सेल, ये करेगा एंटर द होस्ट सेल, एंड देन उसके बाद होस्ट सेल की जो जेनेटिक मशीनरी होती है उसको वो हाईजैक कर लेता है। सो होस्ट सेल में एंटर करने के बाद होस्ट सेल के अंदर जो जेनेटिक मशीनरी आपको मिलेगी, जो जेनेटिक मशीनरी होगी होस्ट की, उसको वो हाईजैक कर लेगा। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हाईजैक्ड।
और एक बार आपने उसे हाईजैक कर लिया उस मशीनरी को, देन आप क्या करोगे, यू विल मेक मोर नंबर ऑफ वायरसेस। एक बार आपने एक बार एज अ वायरस आप एंटर करते हो एक सेल के अंदर, उसके डीएनए को आपने हाईजैक कर लिया, उसके जेनेटिक मशीनरी को आपने हाईजैक कर लिया, और अब आप क्या करोगे, उसकी ही मशीन यूज करके आप अपने लिए वायरस बनाओगे। सो नाउ यू विल फाइंड this DNA, your own DNA will actually help him to make more amount of virus. So now more virus will be formed. So और ज्यादा आपके यहाँ पे वायरस बनने चालू होंगे। तो वायरस अब आपके यहाँ पे बनते रहते हैं, राइट। तो ये एक जनरल आइडिया जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था, ये बात आपको हमेशा रखनी है कि वो एंटर करेंगे आपके एक होस्ट सेल के अंदर, उसके मशीनरी को वो लोग हाईजैक करेंगे और फिर उसे ही यूज करके वो बहुत सारे वायरस बनाना चालू करेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग दे डू। अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स वायरस को डैमेज नहीं कर सकते या उनको इफेक्ट नहीं होता एंटीबायोटिक्स का वायरस के ऊपर। सो एंटीबायोटिक्स हैज नो इफेक्ट ऑन वायरसेस, हैज नो इफेक्ट ऑन वायरसेस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इतना याद रखना कि ये हमेशा आपके बैक्टीरिया को किल करने के लिए या खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बैक्टीरिया, बट एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट वायरस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द वायरसेस। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अज्यूम करते कि हमारे सामने यहाँ पे एक वायरस है। सो लेट्स से यू हैव अ वायरस। तो ये उसका समझो प्रोटीन कोड है, दिस इज अ प्रोटीन कोड द वायरस हैड, और उसके अंदर है मेरा यहाँ पे, लेट्स अज्यूम इट हैज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अज्यूम दैट इसके अंदर आपको लगा देखने आपने यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो यू हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और बाहर की जो कोटिंग है आपकी वो है आपकी प्रोटीन कोड। अब याद रखना जो प्रोटीन कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, जो प्रोटीन कोड आपको मिलता है वायरस के अंदर, उस प्रोटीन कोड का नाम होता है एंड दैट इज गोइंग टू बी माय कैप्सिड। तो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है कि आपको जो प्रोटीन कोड यहाँ पे होगा, प्रोटीन कोड का यहाँ पे नाम होगा, और वो प्रोटीन कोड का नाम यहाँ पे होता है यहाँ पे एज अ कैप्सिड। सो दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन कोड, दैट इज द नेम ऑफ योर प्रोटीन कोड। अगर मैं आपसे पूछूं अभी के अभी कि कैप्सिड और डीएनए में से कौन सा होता है इन्फेक्टिव, तो आपका आंसर क्या होगा? डीएनए। डीएनए, ठीक है। इन्फेक्टिव आपका हमेशा डीएनए ही रहेगा, ठीक है। अब कैप्सिड आपको मिल जाएगा प्रोटीन कोड। अब ये जो प्रोटीन कोड आपका बाहर है, वायरस का जो प्रोटीन कोड यहाँ पे है, ये कई सारे स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ है। ये जो प्रोटीन कोड है आपका यहाँ पे, ये कई सारे स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, और उन सब यूनिट को यहाँ पे हम बोलते हैं एज अ कैप्सोमियर। So याद रखना, this capsomere are the smaller subunit. You call them as a smaller subunit. So they are my subunits. और इन subunits को जोड़ के आप पूरा अपना कैप्सिड बनाते हो. So they are my subunits. ठीक है? हाँ जी, I think शायद से एक बार फिर किसी का माइक ऑन हो गया है. जरा ध्यान से अपना माइक ऑफ कर लीजिए ताकि, हाँ जी, थैंक यू सो मच. राइट, ओके. So याद रखना, that is something you have to know. दैट कैप्सिड आपका बना होता है कई सारे स्मॉलर सब यूनिट से, और उन सब यूनिट का यहाँ पे नाम होगा मेरा यहाँ पे कैप्सोमियर। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो पहले हम ये कुछ पॉइंट्स को एक बार फिर देखते हैं। एक जनरली वायरस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये एक जनरल आपको देखने के लिए मिल जाता है वायरस के अंदर। मोस्ट ऑफ द वायरस, ऑल द वायरसेस आर गोइंग टू बी योर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये बिल्कुल आपके अंदर इन्फेक्ट करेंगे, आपको बॉडी में आएंगे, आपको डैमेज करेंगे, वहां पे वो रहेंगे एज अ पैरासाइट। They will complete their life cycle inside your body. याद रखना, वायरस सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट नहीं करता, वायरस कैन अफेक्ट द एनिमल्स, प्लांट एज वेल एज माय बैक्टीरिया। इन तीनों को मेरा वायरस अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। रिमेन्स इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, मतलब वो इनएक्टिव रहते हैं होस्ट के बाहर। वायरस जब सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या करेंगे, आपके जेनेटिक मशीनरी को वो हाईजैक करेंगे, और उसे हाईजैक करने के बाद उसी मशीनरी को यूज करके वो अपने लिए कई सारे वायरस बनाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार इन्फेक्टिव पोर्शन कौन सा होगा, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर वायरस ओवर हियर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज जैसे मैंने अभी अभी आपको बोली वो याद रखिएगा कि वायरस आपका सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, इट कैन अफेक्ट एनिमल्स, plants
एंड बैक्टीरिया, इन तीनों को ये अफेक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल याद रखना कि बैक्टीरिया में भी वायरस इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके उसे डैमेज करता है और उसके अंदर रहता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी सीन हैपनिंग टू द बैक्टीरिया एज वेल। बट हमारे लिए कंसर्न होता है कि वो एनिमल्स को जब इन्फेक्ट करता है तब कंसर्न होता है, और इवन प्लांट्स को जब वो इन्फेक्ट करता है तब हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर वायरसेस। ठीक है, अच्छा वायरस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या किसको मालूम है कि कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। हाँ जी, राइट, आरएनए था उसके अंदर। ठीक है, तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर। चलिए बढ़िया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा हिस्ट्री अबाउट द वायरसेस। थोड़ी सी हिस्ट्री हम यहाँ पे समझते हैं। अब जो हिस्ट्री मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ये हिस्ट्री मैंने इस तरीके से आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में देख रखी है। जब आप इसको हायर क्लासेस में जाके आप इसे अलग से पढ़ोगे तो ये थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन फिलहाल जो एनसीईआरटी में देख रखी है वो हमें यहाँ पे याद रखनी है। सो लेट्स ट्राई टू रिमेंबर इन दैट वे। ठीक है, सो नाउ यू शुड नो कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हो, यू हैव दिस नेम ऑफ योर इवानोव्स्की। सो इवानोव्स्की, या मैं लिखूंगा यहाँ पे डिमिट्री इवानोव्स्की, जो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वायरस को बेसिकली देखा था, लाइक इन रियल सेंस देखा था। तो इन्होंने आपके वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किया था। सो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास एक प्लांट था। सो लेट मी जस्ट टेल यू, एक इनके पास प्लांट था, टोबैको प्लांट, और टोबैको प्लांट में उनको एक डिजीज देखने के लिए मिली। सो दे हैड दिस टोबैको प्लांट, उनके पास एक टोबैको प्लांट था और उस टोबैको प्लांट के अंदर कोई हो गई थी बीमारी। सो इट वाज अ डिजीज प्लांट, सो दैट वाज अ डिजीज्ड प्लांट। अब जब इस टोबैको प्लांट को डिजीज हुआ तो इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट में से थोड़ा सा फ्लूइड निकाला। तो डिमिट्री इवानोव्स्की ने क्या किया कि टोबैको प्लांट में से थोड़ा सा फ्लूइड निकाला, और फ्लूइड निकाल के जब उन्होंने उस फ्लूइड को स्टडी किया, सो ही टुक आउट सम फ्लूइड आउट ऑफ इट। सो इन्होंने इसमें से फ्लूइड को निकाला, और फ्लूइड को निकाल के जब उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया, राइट, ही फाउंड दैट इसके अंदर कुछ पैथोजेंस थे। इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर कुछ आपके पैथोजेंस थे, एंड दीज पैथोजेंस वर स्मॉलर देन वायरस। ये जो आपके पैथोजेंस थे यहाँ पे, दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो इनको काफी इंटरेस्टिंग लगा था कि यार ये जो है ये तो कुछ नया है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, जब तक ये वायरस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे ना, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हो चुका था, किसी को वायरस के बारे में कुछ मालूम था ही नहीं। लेकिन डिमिट्री इवानोव्स्की ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने टोबैको प्लांट देखा कि उसको बीमारी हुई है, तो उसमें से उन्होंने फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को उन्होंने ऑब्जर्व किया, लाइक ही फाउंड कि उस फ्लूइड के अंदर कुछ पैथोजेंस थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो बैक्टीरिया से स्मॉल थे, और ये इनके लिए पहली बार ऐसा कुछ उन्होंने देखा था, राइट। सो मैं क्लियरली कह सकता हूँ दैट इवानोव्स्की वाज अ पर्सन हु फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड वायरस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इन द डिस्कवरी ऑफ वायरस, हम कह सकते हैं बिल्कुल। सो इवानोव्स्की वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली सॉ द वायरस और एक्चुअली फाउंड द वायरस। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि इन्होंने नाम दिया नहीं था, उन्होंने वायरस एकदम से बोला नहीं, बट ही वाज द वन, ही एक्चुअली फाउंड देम, और आई कैन से इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था आपके वायरस को। और यार इतना वो जो वायरस यहाँ पे था ना, जिसको अभी हम लोग जानते हैं, वो था आपका यहाँ पे टोबैको मोज़ैक वायरस। ये आप टर्म वापस आगे देखोगे, याद रखो यहाँ पे TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये उस वायरस का नाम था जो आप आगे एक बार फिर पढ़ोगे, तो इसको आप सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से याद रखना। ये टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता था। तो इतना काम आपका क्या था, डिमिट्री इवानोव्स्की ने। अब इसके बाद हमारे जो दूसरा नाम यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर बेजरनिक। सो MW बेजरनिक। I can simply write here, just wait a minute. Someone is submitting the answers right now, I guess. M बेजरनिक। BEIGJERINCK। सो M बेजरनिक जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे, ये जो आपके बायोलॉजिस्ट थे यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया,
इन्होंने क्या किया था कि ये जो आपका जो इन्फेक्टेड टबैको प्लांट है, सो अज्यूम करते हैं आपके पास है यहाँ पे इन्फेक्टेड टबैको प्लांट, सो यू हैव इन्फेक्टेड टबैको प्लांट। इन्होंने इसमें से निकाला आपके फ्लूइड को, तो इन्होंने यहाँ से क्या किया, फ्लूइड को बाहर निकाला। सो इन्होंने फ्लूइड को यहाँ पे बाहर निकाला, राइट। ये था मेरा प्लांट जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस से वो अफेक्टेड था, ठीक है। उसने फ्लूइड को बाहर निकाला और ये फ्लूइड को उन्होंने किया फिल्टर। सो नाउ दिस फ्लूइड अंडरवेंट अ फिल्ट्रेशन। इसको क्या फिल्टर, या मैं कहूंगा इसको हमने किया यहाँ पे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे किया, फिल्ट्रेशन इस तरीके से किया कि सारे बैक्टीरिया इसमें से निकल जाए और सिर्फ फ्लूइड रह जाए। सो फिल्ट्रेशन वाज डन टू रिमूव द बैक्टीरिया, इट वाज डन टू रिमूव बैक्टीरिया। सो टू रिमूव बैक्टीरिया। देखो एक चीज यहाँ पे समझो, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो वो टाइम पे बैक्टीरिया जाना जा चुका था, उसको वो डिस्कवर कर चुके थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे फिल्टर बनाए थे जिसको यूज करके आप बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे यही चीज की। तो आप समझो इन्होंने क्या किया, एक इन्फेक्टेड प्लांट था, उसको लाए वो लोग अपने घर पे, उसमें से थोड़ा फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को उन्होंने किया फिल्टर। फिल्टर इसलिए क्या, सो दैट दे कैन रिमूव द बैक्टीरिया। और उसको फिल्टर करने के बाद जो फ्लूइड उन्हें मिला, सो बैक्टीरिया तो निकल गया था। तो ये सब करने के बाद, आफ्टर डूइंग दिस थिंग, इसके बाद जो उनको फ्लूइड मिला था, उस फ्लूइड को उन्होंने एक हेल्दी प्लांट में इंसर्ट किया। सो नाउ दिस फ्लूइड आफ्टर फिल्ट्रेशन was inserted into the healthy plant। अब इसको डाला गया था एक हेल्दी प्लांट के अंदर। सो आपका एक हेल्दी प्लांट वहां पे खड़ा था, वो भी वो लोग लेके आए थे। सो हेल्दी प्लांट के अंदर उसे डाला गया। अब जैसे ही उस फ्लूइड को उन्होंने हेल्दी प्लांट के अंदर डाला, 4 दिन बाद आके देखा तो वो प्लांट भी हो गया था मेरा यहाँ पे इन्फेक्टेड। दैट प्लांट ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड। तो ये चीज इन्होंने की थी, ये चीज आपकी की थी एम बेजनिक ने। सो बेजनिक बेसिकली व्हाट ही डिड, उन्होंने टोबैको प्लांट लिया था जो इन्फेक्टेड था, उसमें से फ्लूइड निकाला, उसको फिल्टर किया, टू रिमूव द बैक्टीरिया, एंड देन उस फ्लूइड को वापस उन्होंने डाला एक हेल्दी प्लांट के अंदर। वो ये देखना चाहते थे कि क्या सही में वापस डिजीज कॉज हो रहा है नहीं हो रहा। तो जब वहां पर उन्होंने वापस से डाला हेल्दी प्लांट के अंदर, सो ही फाउंड कि यहाँ पे आपका टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड हो गया था। सो 4 दिन बाद आके देखा था ये जो हमारा प्लांट था, इट ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड। इसमें भी अब टोबैको मोज़ेक वायरस वाली सिम्टम्स देखने को आपको मिल रहे हैं। So it also got this, going to mention over it, also got infected, right? तो क्या यहाँ तक स्टोरी आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आपके बेजनिक ने यहाँ पे किया था। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज यहाँ पे की, जैसे उन्होंने ये टास्क खत्म किया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, व्हाट ही सेड, उन्होंने एक यहाँ पे टर्म दिया। सो ही सेड कि जो फ्लूइड है ना, ये पॉइजन फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, ये जो फ्लूइड जो उन्होंने यहाँ पे निकाल के डाला उसके अंदर, उन्होंने बोला कि ये जो फ्लूइड आपका यहाँ पे, दिस इज अ पॉइजन फ्लूइड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही गिव अ टर्म। द टर्म वाज कंटेजियम फ्लूइडम। ये उन्होंने एक सेंटेंस बोला, he said a contagium virum fluidum। ये सेंटेंस का ये सेंटेंस नहीं, ये एक टर्म है। ये टर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है फ्लूइड जो आपका पॉइजनस है, फ्लूइड जो आपका पॉइजनस है और ये आपका डिजीज कॉज कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे वो लोग कि कंटेजियम वायरम फ्लूइडियम, ये जो टर्म था ये किसने आपको दिया था? देन आपका यहाँ पे आंसर होगा एम बेजनिक ने। सो एम बेजनिक पर्सन हु एक्चुअली गिव दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट। अगर आपसे पूछे क्या सबसे पहले वायरस किसने ऑब्जर्व किया था, किसने आइसोलेट किया था, देन यू कैन से इट वाज माय राइट, इवानोस्की ने किया था, उसे डिस्कवर्ड या उसे आइसोलेट किया था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और इसके बाद आपका वायरस टर्म दिया गया था। सी आफ्टर दिस द वायरस टर्म वाज गिवन। अब दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट इंडिविजुअल थे यहाँ पे, अब पहले हम ये सब यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस ओवर हियर। So virus, Latin word which means poisonous fluid or venom or secretion, is a Latin word of this particular virus. Ivanovsky separated the microorganism from a sap of infected tobacco plant and named them TMV। ठीक है, तो ये काम आपको किया था यहाँ पे इवानोव्स्की ने। He reported that viruses are smaller than bacteria and they can pass through a bacterial proof filter। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है।
लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, तो आई वुड रिकमेंड कि आपका एनसीईआरटी वाला जो पार्ट होगा उसको आप थॉरली फॉलो करना, ठीक है। सो एनसीईआरटी में इनका जो रोल है वो काफी कम रखा गया है, मेन जो रोल यहाँ पे दिखाया गया वो बेजर निक का दिखाया गया, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, सो प्लीज नो दैट व्हाटएवर गिवन इन द एनसीईआरटी इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन बेजर निक ने डिमॉन्स्ट्रेट क्या किया था, बेजर निक डिमॉन्स्ट्रेट दैट extract of the infected plant of the tobacco could cause infection in the healthy plant and called the fluid as a contagium vivans fluidia। तो इन्होंने वही जो आपको मैंने स्टोरी बताई ये इन्होंने यहाँ पे किया था। और उसके बाद आखिरी नाम जो आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज ऑफ माय स्टैनली, ये नाम रखना। सो देयर इज वन मोर नेम यू हैव टू नो, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टैनली। अब स्टैनली ने यहाँ पे क्या किया था, ही एक्चुअली डिड द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। So crystallization of virus was done by my Stanley. So crystallization आपका किया था यहाँ पे Stanley ने। So crystallization of what? Crystallization of your virus। अब अगर आपको कोई पूछे क्या ये, या अगर आपके जहन में आए बात क्या ये क्रिस्टलाइजेशन है क्या बेसिकली, तो याद रखना है यहाँ पे कि वायरस को आपने इतना तो आपने जान लिया कि वायरस है, वहां पे आपने ये इतना जान लिया कि एक फ्लूइड है और उसके अंदर कुछ तो है इन्फेक्शियस जो डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन अभी तक लोगों ने उसे देखा नहीं था। तो उसको क्रिस्टलाइज करना मतलब उसको आइसोलेट करना इस तरीके से ताकि आपको पता चले कि वो एक्चुअली में है क्या। तो वो चीज आपको की थी यहाँ पे WM स्टैनली ने। तो स्टैनली ने यहाँ पे क्या किया था, एक्चुअली ये आपके टोबैको मोज़ेक वायरस थे उसको सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज करना मतलब उसे आइसोलेट किया था सही तरीके से, और तब लोगों को उसका स्ट्रक्चर पता चला था। तो बेसिकली स्टैनली की वजह से हमें एक्चुअली में पता चला था कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है, क्योंकि जब तक स्टैनली का काम नहीं हुआ था तब तक उन्हें इतना तो मालूम था कि यार कोई फ्लूइड है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या वो स्ट्रक्चर है, क्या वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब स्टैनली ने उनको क्रिस्टलाइज किया, उनको आइसोलेट किया, सो वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। तो इनके काम की वजह से हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पता चला था। बिकॉज ऑफ हिम they were able to understand the structure of virus। और ये वो टाइम था जब उन्हें रियलाइज हुआ था कि अच्छा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है। सो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। और ये किसके लिए किया था उन्होंने किया था टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए। सो फॉर TMV दैट इज समथिंग ही डिड। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो प्लीज याद रखना कि स्टैनली का रोल यहाँ पे क्या था, बेजर निक का रोल यहाँ पे क्या था, और आपके इवानोस्की का रोल यहाँ पे क्या था। सो ये तीन टर्म्स आपके सामने हमेशा क्लियर रहने चाहिए, एंड इसके लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिला था। तो क्या ये चीज यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो हिस्ट्री में आपको ये तीन नाम यहाँ पे याद रखने हैं। These are the only three names you have to know in terms of the history of the virus, और उनके रोल यहाँ पे क्या थे आपको यहाँ पे याद रखते हैं। नाउ अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। सो कुछ कैरेक्टर्स हम देखते हैं यहाँ पे वायरस के। दे आर सब मैक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल उनके अंदर कोई वेल डिफाइंड सेल नहीं होता। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, ठीक है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल, से याद रखना, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो आपका वायरस हमेशा आपके बॉडी में एंटर करने के बाद वो सेल के अंदर ही एंटर करेगा। ऐसा नहीं कि वो ब्लड वेसल में घूम रहा होगा इधर से उधर, वो आपका सेल के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि जब तक वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक उसका लाइफ साइकिल वो चालू नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक वो आपके DNA को हाईजैक नहीं कर सकता, और वो करना जरूरी है टू इंक्रीज मोर नंबर ऑफ वायरसेस, ठीक है। दे कैन हैव इधर RNA और DNA, ये हम कल देख चुके हैं। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स ऑफ द होस्ट सेल। जो मैंने आपको बोला था, देखो ये आपकी बॉडी में एंटर करता है और आपके जेनेटिक मशीनरी को हाईजैक करके उसको यूज करके अपने लिए वो बना सकता है कैसा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। जितना भी नया वायरस बनेगा वो आप होस्ट सेल के मटेरियल को यूज करके आप बनाओगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में पिक्चर आ जाती है तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ए है आपका यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर आपको मिलेगा RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। और अगर आप देखोगे ना तो ये RNA काफी कॉइल्ड है। सो यू कैन हैव टू टर्म्स, यू कैन हैव इधर कॉइल्ड टर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे, या हम यहाँ पे यूज करते हैं कई बार टर्म एज अ हेलिकल स्ट्रक्चर।
तो इधर कई बार हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं एज अ हेलिकल स्ट्रक्चर आपको मिल जाए देखने के लिए आरएनए का, या फिर आरएनए इज कॉइल्ड ओवर हियर। सो ये दो टर्म कई बार इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो ये बात याद रखना। हेलिकल तो मतलब आपको समझ आता है ना, हेलिकल मतलब ऐसा, राइट, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल गेट टू सी इन द आरएनए, राइट। ऐसे हम इवन कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे है, दैट इज माय बैक्टीरियोफेज। ये एक जो रोबोट जैसा यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसको देखोगे तो इट डजंट लुक लाइक अ स्पेस शटल जो किसी पे प्लैनेट पे लाइक लैंड करा हो। इट लुक्स लाइक दैट एक्चुअली, एटलीस्ट फॉर मी, राइट, बट इट इज एक्चुअली अ बैक्टीरियोफेज। हाँ जी, ये आपका बैक्टीरियोफेज यहाँ पे है, और बैक्टीरियोफेज जो आपका होता है वो आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इतना याद रखो बस कि बैक्टीरियोफेज जो आपका होगा वो हमेशा आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। अब ये जो आपका सामने पिक्चर है ना बैक्टीरियोफेज का, इसके अंदर वो लोग जनरली क्वेश्चन पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ लेबलिंग। तो आपको याद रखना है कि यू विल हैव अ हेड पार्ट, यू विल हैव द स्मॉल कॉलर पार्ट, जो आपका नेक वाला एरिया उसे हम कॉलर बोलते हैं यहाँ पे, देन यू हैव द शीथ, एंड देन यू हैव द टेल फाइबर। तो ये चीजें आपको मिलती है एक बैक्टीरियोफेज के अंदर। और हेड के अंदर आपको मिलेगा आपका जेनेटिक मटेरियल। याद रखना ये हेड वाला जो पार्ट है उसके अंदर ही आपका होगा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। समझेंगे आप दोनों। तो इसकी लेबलिंग से याद रखना, लेबलिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, सो लेबलिंग याद रखना है इसकी। और ये है मेरा यहाँ पे बैक्टीरियोफेज। चलिए, क्या क्या मिलता है, केमिकल कंपोजिशन होता क्या है आपके वायरस के अंदर। न्यूक्लिक एसिड होगा, इधर आरएनए और डीएनए, राइट। जनरली इन प्लांट वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रेजेंट। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है या स्टेटमेंट है, आपको याद रखनी है। अगर आपके सामने में एक प्लांट रखूं और उस प्लांट के अंदर कोई वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट विल गेट टू सी कि वो जो वायरस होगा उसके अंदर आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके सामने कोई प्लांट आता है, देन काफी लाइकली चांस है कि अगर उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन है तो उसका डीएनए होगा वहां पे, या आई वुड से उसका जेनेटिक मटेरियल वहां पे होगा आरएनए, एंड दैट टू आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। सो इसमें आपका एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो ये आपका एक्सेप्शन है, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी एक्सेप्शन, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी हैविंग द आरएनए एज अ जेनेटिक स्ट्रीम। एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर जनरली मैंने कल ही आपको ये बात बताई थी कि आपका डीएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। जनरली द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन द वायरस, बट कई बार आपको आरएनए भी मिल सकता है। आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इधर इन द सिंगल स्ट्रैंड और इन द डबल स्ट्रैंड के अंदर। देखिए आरएनए के एग्जांपल आपके कई सारे यहाँ पे हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपका है यहाँ पे कोरोना वायरस, राइट। सो कोरोना वायरस तो आप जानते हो, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ वायरस जिसमें आपको मिलेगा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। एक और नाम मैं ले सकता हूँ यहाँ पे जिससे आप वाकिफ हैं, दैट इज योर एचआईवी। एचआईवी आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा, 10th ग्रेड में पढ़ा होगा आपने ये। सो एचआईवी का जो वायरस होता है उसके अंदर भी आपको, हाँ जी, इन दोनों के अंदर आपको आरएनए मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो यू विल फाइंड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इन बोथ ऑफ देम। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्लांट्स में जनरली होता है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट एनिमल्स के अंदर होता है जनरली डीएनए, बट आरएनए भी आपको मिल सकता है। प्रोटीन की हम बात करते हैं। प्रोटीन कोड को हम यहाँ बोलेंगे एज अ कैप्सिड and made up of small subunits called as my capsomere, जो हमने पहली स्लाइड पे देखा था। अब कुछ वायरसेस के अंदर याद रखना, कुछ वायरसेस के अंदर एक और लेयर आपको देखने के लिए मिलती है। इन सम वायरसेस यू कैन हैव वन मोर लेयर व्हिच कैन बी सीन एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एनवेलप। याद रखिएगा, कुछ वायरसेस के अंदर आपको एक एडिशनल लेयर मिलती है देखने के लिए, एंड दैट एडिशनल लेयर इज कॉल्ड एज माय एनवेलप। तो समझो मेरा एक वायरस है यहाँ पे जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो मेरी यहाँ पे होगी एनवेलप, फिर बीच में आपका मेरा यहाँ पे होगा कैप्सिड, एंड उसके बीच में मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एज अ जेनेटिक मटेरियल द सेंटर। सो याद रखिएगा कि कुछ वायरसेस के अंदर ओनली फ्यू सम वायरसेस विल हैव द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज माय एनवेलप। और ये जो एनवेलप होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये किससे बना होता है, देन आप बोलेंगे यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन प्लस लिपिड्स, इन दो चीजों से बना होता है मेरा यहाँ पे एनवेलप। अगेन मैं बता रहा हूँ वापस से, ये हर एक वायरस में नहीं मिलता, कुछ ही वायरस में आपको देखने को मिलेगा। बीच उसके बाद जो आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज माय कैप्सिड,
एंड बीच में तो आप लोग जानते ही हैं, बीच में तो आपका यहाँ पे हमेशा गैप है एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो दिस इज गोइंग टू बी माय न्यूक्लिक एसिड. All right, so these are the few things you have to remember. So these are the few content you have to know. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. An additional covering is also present in some virus around the capsid called as my envelope. Envelope, viral envelope is made up of your lipid and protein. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So these are the few things you have to know. Right? यहाँ तक चीजें क्लियर है? Is this part clear to all of you? यहाँ तक सब समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. All right. Like who is this who's sending the? Okay. All right. Now, अब हम बात करते हैं यहाँ पे. So यहाँ पे हमने जनरल कैरेक्टर यहाँ पे वायरस का हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's talk about your tobacco mosaic virus. यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे TMV की. इसके बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पे याद रखते हैं क्योंकि एनसाइड में मेंशन किया हुआ है इसलिए. So it is the most thoroughly studied virus and was discovered by my Russian worker Dmitry Ivanovsky ने इसको discovered किया था in 1892. Right? It has helical structure या I would say helical symmetry आपको मिलेगी इसके अंदर देखने के लिए. उसके अलावा इट विल हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. इसमें आपको जो मिलेगा जेनेटिक मटेरियल दैट इज माय सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. और इसका जो कैप्सिड होता है इसके अंदर मिलेंगे आपको कैप्सोमियर. आप जानते हो कैप्सोमियर मेरे होते हैं यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट. दीज आर माय स्मॉलर सब यूनिट. और इनका नंबर यहाँ पे देके रखा हुआ है वो होता है आपके 2130. तो इतने सारे कैप्सोमियर मिलके आपका एक कैप्सिड यहाँ पे बनाएंगे. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ये दो टर्म्स याद रखना. It will have the helical symmetry and it is going to be having the single stranded RNA. और ये जो RNA होता है ये भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये coiled होता है. It is going to be like पूरे तरीके से आपको coiled मिलेगा वहां पे. ठीक है. So this is also something you have to know. It will have the coiled RNA. ये है मेरी ये है मेरे थोड़े से कैरेक्टर्स ऑफ माय टोबैको मोज़ैक वायरस. So this is something you have to know. तो क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? So यहाँ पे आपका वायरस वाला पार्ट खत्म होता है. This is only you have to know in terms of virus. देखिए वायरसेस को आप थोड़ा और डिटेल में समझते हो आपके 12th ग्रेड के अंदर. इस चैप्टर के अंदर आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है वायरस के बारे में. इतने एग्जाम्पल और इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी टू अंडरस्टैंड द वायरस. इसके अलावा HIV कैसे काम करता है या कौन सी डिजीज आपके वायरस कॉज करते हैं ये सब आप सीखोगे 12th ग्रेड के अंदर. दैट इज समथिंग यू ऑल अंडरस्टैंड इन योर 12th क्लास. राइट. बट फिलहाल के लिए आपको इतना इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखना होगा. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर हेड. ओके. नाउ if anyone has question they can ask question directly and they don't have to write in the chat. okay. नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वायरस हमने यहाँ पे देख लिया. अगला टर्म हमारा यहाँ पे दैट इज माय वायरॉइड्स. अगला टर्म हमारे सामने है दैट इज योर वायरॉइड्स. इनको हम बोलते हैं एज अ फ्री इन्फेक्शियस RNA. तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्लांट है और उस प्लांट के अंदर वायरॉइड आ चुका है तो याद रखना उसके अंदर होगा सिर्फ RNA. कोई प्रोटीन वोटिंग कवरिंग उसके अंदर कुछ नहीं होगी. तो जब मैं बात करता हूं एक वायरॉइड्स की व्हेनेवर आई टॉक अबाउट वायरॉइड्स तो आपको इतना याद रखना है कि इसमें कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं होगी. इसके अंदर सिर्फ होगा आपका एक इन्फेक्शियस RNA. यू विल ओनली हैव इन्फेक्शियस RNA इन दिस. एक कोई तो भी RNA होगा उसके अंदर और वो जो आपका RNA होगा वो होगा इन्फेक्शियस. सो यू विल हैव अ RNA and that RNA will be the infectious RNA. तो इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना है. यहाँ पे कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई DNA नहीं होता. सो इसलिए वायरॉइड्स आर डिफरेंट और ये हमेशा इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर. आज तक कोई भी ऐसा वायरॉइड मिला नहीं है जो एनिमल को जाके इन्फेक्ट करता हो. सो दे आर ऑलवेज सीन टू बी अफेक्टिंग द प्लांट्स. राइट. सो वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर. इनका नाम याद रख लेना. T.O. डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था. Discovered some of the new infectious agent which are smaller than the virus. ये वायरस से स्मॉल होते हैं and they are called as viroids. और इसका एक बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे जो डिजीज कॉज करते हैं दैट इज माय पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ये डिजीज आपकी कॉज करेगा आपका वायरॉइड्स. प्लीज एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि वायरॉइड्स जो आपके होंगे दे आर माय फ्री इन्फेक्शियस RNA और कुछ नहीं होता and they are only known to affect the plants. They are known to affect only plants. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या वायरॉइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा कुछ इसमें है नहीं और इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है. ठीक है. ये डिजीज का नाम याद रख लेना. दैट्स इट. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे प्रांस की. सो लेट्स टॉक अबाउट माय प्रांस. प्रांस अगर आपको याद हो तो मैंने बीच में बताया भी था इनके बारे में आपको.
कहीं पे तो भी बीच में क्लास के अंदर आपको मैंने Yes, sir. किया था। ये होते हैं मेरे इन्फेक्शियस प्रोटीन। सो बेसिकली आई कैन कॉल देम एज अ इन्फेक्शियस प्रोटीन। सो दीस आर माय इन्फेक्शियस प्रोटीन। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले भी कि आपके जो प्रोटीन होते हैं, जब आपके बॉडी में प्रोटीन बनता है तो उसको आपको सही तरीके से फोल्ड करना होता है और उसके बाद ही वो बनता है आपका एज अ फंक्शनल प्रोटीन। बट यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रांस होते हैं, अगर आपका एक प्रोटीन है जो आपका प्रोटीन सही से फोल्डेड नहीं है, सो पॉसिबली वो एक प्रायन हो सकता है, या उसे हम प्रायंस को हम उसे बोल सकते हैं दैट इट कैन बी अ पोटेंशियल प्रायन। सो प्रायंस के अंदर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, दैट यू विल हैव अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एक प्रोटीन होगा जो सही से फोल्ड नहीं किया गया होगा, राइट? तो अगर वो सही से फोल्डेड नहीं होगा वहां पे, देन ये कई सारे प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट कर सकता है, राइट? These agents are similar to a size of virus. इनका जो साइज होता है, it is going to be similar to the virus. But याद रखना, प्रांस are known to affect only animals. Even उसके अंदर humans भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, but animals के अंदर ही आपका इन्फेक्ट करेगा। ये कभी भी आपका प्लांट्स के अंदर इन्फेक्ट नहीं करता, राइट? It is only going to affect the animals. So that is one thing you have to know, right? So प्रांस जब भी टर्म आएंगे तो याद रखना, इसके अंदर आपको सिर्फ मिलेंगे देखने के लिए आपके इन्फेक्शियस प्रोटीन और कुछ नहीं होता। They are my एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये वायरस के साइज के जितने ही होते हैं और ये कई सारी डिजीज कॉज करते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, प्रांस की जब बात होगी, जब भी प्रांस की बात होगी, आप याद रखेंगे दे आर नोन टू कॉज अ न्यूरल डिजीज। दे आर नोन टू कॉज द न्यूरल डिजीज। मतलब वो सिर्फ आपके ब्रेन को डैमेज करता है या आपके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा। It is known to damage it is known to affect nervous system. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चाहे अब जितने भी डिजीज आपके सामने आए, वो आपकी जो प्राण से हो रही होंगी, उसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम आपके यहाँ पे डैमेज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। सो बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी जो आपके यहाँ पे डिजीज है, ये बेसिकली आपको होगी देखते हुए कैटल्स के अंदर। दिस इज अ कंडीशन यू विल फाइंड हैपनिंग इन द कैटल्स। तो गाय या बफेलो जो आपकी होगी, उनके अंदर आपको डिजीज देखने के लिए आपको मिल जाएगी और ये होती है आपकी बिकॉज ऑफ द प्रायंस। सो याद रखना, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रायंस। और इस चीज को हम इवन कहते हैं एज अ मैड काउ डिजीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर मैड काउ डिजीज, ठीक है? फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक और डिजीज आपका यहाँ पे आता है जिसे हम कहते हैं जेकब्सन डिजीज। इसका पूरा नाम है आपका क्रूजरफेल्ड जेकब्सन डिजीज। और ये जो कंडीशन होती है ये आपके ह्यूमंस में आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन सेम रहेगा। यहाँ पे भी आपका जो अफेक्ट हो रहा है वो आपका नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो ये अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो क्रूजरफेल्ड जेकब्सन डिजीज, ये आपका बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये दोनों के दोनों आपके कॉज किए जा रहे बाय योर प्रायंस एंड दे आर गोइंग टू अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम। They are going to affect your nervous system. तो इतना तुम्हें इसके अंदर यार, ये दो ही नाम है और अगर कोई एग्जाम में आए तो इन दोनों नाम में से कोई एक आएगा। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं और ये क्या कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या प्रायंस आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। अब ये एक टेबल है जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, फटाफट देख लेते हैं। सिंपल सा टेबल है आपके सामने यहाँ पे। जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड आपका हो सकता है इधर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, राइट? अगर हम वायरस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ होगा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्रायंस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि प्रायंस होते ही इन्फेक्शियस प्रोटीन है, तो उसमें तो आपको कुछ भी मिलेगा देखने के लिए नहीं। कैप्सिड वायरस के अंदर आपको मिल जाएगा, वायरस में नहीं मिलेगा। वायरस में कुछ प्रोटीन कुछ नहीं होता, राइट? सिमिलरली प्रायंस के अंदर भी आपको कोई भी आपको कैप्सिड जैसी कवरिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? कैप्सिड इज द आउटर कवरिंग, ऐसा कुछ भी आपको प्रायंस में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, हाँ, वायरस में आपको मिल जाएगा, आपके वायरस के अंदर नहीं मिलेगा। वायरस में सिर्फ आपका आरएनए होता है, लेकिन प्रायंस के अंदर हाँ जी प्रोटीन ही होता है जो आपका डिजीज कॉज करता है। सो यस, आई कैन से प्रोटीन आपको वहां पर मिलता है देखने के लिए। होस्ट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉर वायरस। वायरॉइड सिर्फ आपके प्लांट्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे और प्रायंस आपके सिर्फ आपके मैमल्स को जाके अफेक्ट करते हैं। सो एनिमल्स में भी स्पेसिफिक मैमल्स,
आज तक कोई ऐसा प्राण नहीं मिला है जो बर्ड्स को अफेक्ट कर रहा हो या रेप्टाइल को अफेक्ट कर रहा हो. They are known to affect only mammals. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know. It's a very simple table. You can always have a look. अब हम बात करते हैं लाइकन्स की. क्या आपने लाइकन्स आपके घर के आसपास देखे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिन्होंने नहीं देखे वो देखिए बाहर जाके. एक तो बढ़िया मौसम है, लाइक मॉनसून का सीजन है आपका यहाँ पे. यू कैन वेरी क्लियरली गेट टू सी लाइकन्स ओवर देयर. किसी पेड़ के पास जाके देखना, पूरी ऐसी आपकी लेयर बनी होगी ग्रीन या येलोइश या व्हाइट कलर की लाइकन्स की. एंड यू शुड सी दैट बिकॉज हमारे यहाँ पे लाइकन्स देखने के लिए नहीं मिलते. लाइकन्स आर समथिंग यू गेट टू सी इन योर बेल्ट, not in our belt, so you should be happy with that. So lichens are composed of algae and fungi. So basically they are the interaction between the algae and fungi. So it is a symbiotic relationship between the, it is a symbiotic relationship. It's a symbiotic relationship between algae and a fungi. Between algae and fungi. अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो सिम्बायोसिस होता है इसमें होता क्या है? कोई मुझे बताएगा सिम्बायोसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस? बेटा दोनों को बेनिफिट कोई करते हैं. बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते लेकिन उससे हमें भी फायदा और उस बैक्टीरिया को फायदा हो. राइट, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं गट के अंदर और हमारे बॉडी में वो हैप्पीली रहते हैं. तो आप मुझे बताइए कि जब वो हमारे बॉडी में रह रहे हैं तो उससे बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है और हमें क्या फायदा हो रहा है? बैक्टीरिया को एक रहने के लिए जगह मिल रही है और हमें उससे कुछ एंटी मतलब जो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया को उससे बचने के लिए. और कुछ उसके अलावा? B12 हाँ जी, विटामिन B12 बनाने में वो हमारी मदद करते हैं. ठीक है. सो यस, बिल्कुल आपने सही बोला कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करते हैं, बट उसके साथ साथ दे आर आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू मेक द विटामिन B12. हाँ जी, ये आपके हमारे गट के अंदर आपको मिलता है. सो सिम्बायोसिस का मतलब याद रखना, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड. ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दो स्पीशीज के बीच में जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा होता है. तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन आपका हो रहा है एल्गे और फंगाई के बीच में, और जब इन दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो दोनों को ही फायदा होगा. बोथ ऑफ देम विल बी हैप्पी, दोनों को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, इसलिए मैं लिखूंगा प्लस प्लस. एंड इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज ए लाइकन्स. सो अब यहाँ पे होता क्या है, जो एल्गल पार्ट यहाँ पे होगा उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फाइकोबियंट, और जो आपका जो फंगल पार्ट यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे माइकोबियंट. राइट. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि एल्गे क्या करेगा और फंगाई क्या करेगा. सो जस्ट लेट मी टेल यू दिस. सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एल्गे की, आई होप नो वन हैज क्वेश्चंस राइट नाउ. ओके, राइट. सो जब हम एल्गी की बात करते हैं यहाँ पे तो याद रखिएगा कि एल्गी आपका करता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. सो एल्गी आपका करेगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का बहुत खाना बनेगा. राइट. वो खाना कुछ तो अपने लिए रखेगा और कुछ वो शेयर करेगा अपने फंगाई के साथ. ऑन द अदर हैंड जो आपका फंगाई यहाँ पे होगा ये बेसिकली हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. फंगाई का तो आप जानते हो, फंगाई के तो हाइफे बहुत स्प्रेड होते हैं, उसका हाइफे माइसिलम बहुत स्प्रेड होता है. दिस बेसिकली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सो आपका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर फंजाई. अब फंजाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसे देगा वो एल्गे की तरफ. एल्गी क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा वो, और जब खाना बन जाएगा तो थोड़ा सा खाना वो फंगाई के साथ भी शेयर कर लेगा. तो इस तरीके से दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है और इसलिए ये लोग दोनों साथ में रह लेते हैं. सो दैट इज माय सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन देम. तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे द एल्गल पार्ट्स मेक्स द कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इटसेल्फ. तो खाना बनाएगा, थोड़ा खाना शेयर करेगा और खुद का और थोड़ा खाना अपने पास रखेगा वो. और आपका जो फंगल पार्टनर यहाँ पे होगा ये करता है आपका एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड्स देम टू द एल्गल पार्ट. सो एल्गा को वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना खाना आराम से बना सके और उसे कोई दिक्कत ना है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. और याद रखना लाइकन्स आपके पॉल्यूटेड एरिया में आपको ग्रो करते हुए नहीं मिलेंगे. हमारे यहाँ काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, मतलब कंपेरेटिवली ज्यादा है, and they are very sensitive. Lichens are quite sensitive to the pollution. So देखा गया है कि लाइकन्स का अगर थोड़ा सा भी पोल्यूशन का लेवल अगर बढ़ता है ना या चेंज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इनकी डेथ चालू हो जाती है. राइट. एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू माय SO2. दे आर वेरी sensitive to the presence of your SO2.
सो SO2 के प्रेजेंस को तो वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर SO2 अगर एटमॉस्फेयर के अंदर है देन आपका लाइकन तो ग्रो करेगा ही नहीं कभी भी, राइट। और भी कई सारे पोल्यूटेंट को लेकर सेंसिटिव होते हैं वो, बट SO2 आपको नाम याद रखते हैं यहाँ पे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में आता है इसलिए, राइट। सो दैट्स व्हाई यू गेट टू सी लाइकन्स ग्रोइंग इन हिमाचल वेरी इजीली। और आप क्या मुझे बता सकते हो कि हिमाचल में आपका पॉल्यूशन क्यों नहीं है ज्यादा? सर यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। सर यहाँ पर है ग्रीनरी। ग्रीनरी ज्यादा है, मुझे एक चीज सुनाई देगी, एनीथिंग एल्स? इंडस्ट्री नहीं है ना बेटा वहां पे, इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है वहां पे। हिमाचल में अगर आप देखोगे तो कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप वहां पे है नहीं, राइट। और उसकी वजह से आपका पोल्यूशन नहीं एटमॉस्फेयर के अंदर। यू माइट नॉट इवन बिलीव दैट, कभी आप ना आसमान अगर आप देखते हो ना रात को, आपको इतने सारे स्टार्स क्लियरली दिख जाते हैं, वो आप कभी यहाँ पे देख ही नहीं सकते हैं। In the cities, you cannot see that. You cannot see such a open sky with like hundreds of star visible to you. वो आपको हिमाचल में देखने के लिए मिल जाता है। So you don't have any pollution, and आपका pollution इसलिए नहीं because आपका industrial setup वहाँ पे नहीं है, and इसलिए आप वहाँ पे lichens grow करके आपको मिल जाते हैं because आपकी air वहाँ पे काफी like pollution free है या pollutant free है। So that's why you can find them growing over there, even in Uttarakhand as well. So that is something you have to know, right? सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लाइकन्स। सो क्या लाइकन्स आपको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। याद रखना क्या होता है सिम्बायोसिस। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ आप कह रहे थे, बताइए, बोलिए बताइए, कुछ आप शायद इंटरेस्टिंग बता रहे होंगे, बताइए। So मीन होते क्या कह रहे हो आप? वापस बोलिएगा, जोर से बोलिएगा थोड़ा। सर लाइकन होते क्या है? लाइकन बेसिकली होगा क्या ना, मैं बताता हूँ है क्या इसके अंदर। आप एक पेड़ को जाके देखोगे, जो एक यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, पेड़ का नाम है व्हाइट कलर का, लेट मी जस्ट टेल यू दिस। पेड़ आपका समझे ऐसा यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। पेड़ के ऊपर अगर आप जाके देखोगे ना तो वहां पे कुछ आपको चिपका हुआ मिलेगा। यू विल फाइंड ऐसे आपको एक जैसे कारपेट जैसा सॉफ्ट होगा वो, और ऐसे कोई चीज आपको ग्रीन करके आपको ऐसे पूरी बहुत लंबी से ऐसे आपको एक चीज आपको चिपकी हुई पेड़ के ऊपर मिलेगी। तो ये जो आपको जो चिपकी हुई चीज आपको पेड़ पे मिलेगी ना, विच विल लुक लाइक अ वेलवेट जैसा होगा, वो वेलवेट या एकदम सॉफ्ट कारपेट जैसा ग्रीन कलर का या व्हाइटिश कलर का, वहां पे एक लेयर आपको वहां पे बनी हुई आपको मिलेगी। ये जो लेयर यहाँ पे होती है, इस लेयर में क्या होगा, इट इज एसोसिएशन ऑफ अ एल्गे एंड अ फंगाई। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए। सो इट इज अ एसोसिएशन ऑफ अ एल्गे एंड फंगाई। और ये जो एसोसिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा दोनों का, ये जो पूरी लेयर को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ लाइकन्स। सो ये जो पूरी लेयर आपके सामने आपके पेड़ के ऊपर मिलेगी आपको, दैट इज कॉल्ड एज माय लाइकन। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन काफी लाजमी था कि लाइकन्स एक्चुअली क्या होता है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई, और आप उसे देख सकते हो। आप एक पेड़ के पास जाके उसे देख सकते हो, वो पूरी आपको लेयर मिलती है। सो दैट लेयर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर लाइकन्स, बिकॉज वहां पे एल्गे और फंगाई दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये टर्म अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस सर। ठीक है, मैं इसके एक बार मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा सो दैट आपको वो पता चलेगा कि वो दिखता कैसा है। सो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? सो वायरॉइड्स हमने अभी भी पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस। सर बी आंसर है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर कुछ लोग मुझे यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन बी। क्या आप में से कोई है जो कोई और ऑप्शन को टिक करना चाहेगा बी के अलावा? तो सब लोगों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है मतलब। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर सही है। माय वायरॉइड्स आर नथिंग बट माय फ्री आरएनए विदाउट द प्रोटीन कोड। ये सिर्फ होता है आपका एक फ्री आरएनए, और आपका ये होता है इन्फेक्शियस आरएनए, और इसके पास कोई भी प्रोटीन कोड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिएगा और आंसर करेगा। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे इनकरेक्ट। सो बताइए। ने आंसर कर दिया, इनकरेक्ट बताइए। करेक्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, दिल्ली वाला डी कह रहे हो ना, क्योंकि कई बार डी और बी में समझ नहीं आता। बैटमैन वाला बी कह रहे हो या दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप लोग? दिल्ली वाला डी। दिल्ली वाला। ठीक है। तो काफी लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं।
तो और कोई है जो कोई और ऑप्शन टिक करना चाहेगा डी के अलावा? एनीवन एल्स हु वांट्स टू गो विद एनीथिंग एल्स? चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे प्रांस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है सही, सो दैट्स अ राइट स्टेटमेंट। वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड्स, ये बात भी आपकी सही है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये बात भी आपकी सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, ये बात आपकी गलत हो जाती है, ये तो गलत बात है आपके यहाँ पे, बिकॉज आप जानते हो कि इन्फेक्टिव पार्ट आपका यहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल, इट्स नॉट योर प्रोटीन कोड, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी आपका यहाँ पे होगा सही आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा और बताइए कि कौन सी इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन जी, बी, सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे दे आर वो तो सही स्टेटमेंट है, दे आर स्मॉलर देन वायरस। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। अरे अरे अरे, काफी अलग अलग आंसर आए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन डी तो आपका यहाँ पे सही है, राइट, दे आर स्मॉलर देन वायरस, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। दे लैक द प्रोटीन कोड, ये बात भी सही है, वायरस के पास कहाँ होता है प्रोटीन कोड, सो ये बात भी आपकी सही है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे, राइट, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। दे कॉज इन्फेक्शन, ये बात भी आपकी सही है यहाँ पे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। देयर आरएनए इज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट, ये बात आपकी हो जाती है रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कुछ मालूम नहीं भी था ना, तभी आपको बाकी तीन स्टेटमेंट तो मालूम थे, राइट, यू नो, ये आपका यहाँ पे सही है, सी सही है आपका, और डी भी आपका यहाँ पे सही है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट। सो ये बेसिकली आपका करेक्ट आंसर आएगा, एंड दैट इज व्हाई यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 115 ध्यान से करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, सो बताइए which of the following will have coiled RNA strand, coiled RNA strand, देखिए coiled RNA strand पूछा आपको, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी बिल्कुल सही। टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए coiled RNA strand, so ये आपका आंसर हो जा रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही, so that's right answer, very good, बढ़िया, right। एक और क्वेश्चन, which statement is wrong for the viruses, ध्यान से देखिए, खुद से देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए। Which statement is wrong for viruses, कर सकते हो आप, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, ट्राई टू आंसर दिस। देखते कौन पहले आंसर करेगा यहाँ पे, बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। हाँ जी, ऑप्शन सी, सारे बच्चे यहाँ पे मुझे ऑप्शन बी बता रहे हैं, सी, एक बच्चे ने सी बोला, ठीक है, राइट, सुनो ध्यान से, योर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैं बाकी ऑप्शन पहले आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ऑल आर पैरासाइट, ये बात तो सही है आपकी, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये बात भी सही है, वो आपके जेनेटिक मशीनरी को यूज करके खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन लोग बना सकते हैं, तो ये बात भी आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये बात भी सही है, हम देख चुके हैं कि एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, वायरस को मार नहीं सकते। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वायरस की हेलिकल सिमेट्री होगी, ये सिर्फ आपके कुछ वायरसेस की आपकी होती है हेलिकल सिमेट्री, सो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अरे आप उसे याद करो ना, आपके बैक्टीरियोफेज को, कहाँ थी उसकी हेलिकल सिमेट्री बैक्टीरियोफेज की, स्पेस शटल जैसा तो दिख रहा था वहां पे, सो इट नेवर हैड अ हेलिकल सिमेट्री, राइट। सो नॉट ऑल द वायरसेस विल हैव द हेलिकल सिमेट्री, सम ऑफ देम विल हैव द हेलिकल सिमेट्री, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाता है एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। ध्यान से आंसर करिएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। टोबैको मोज़ेक क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन ए, सर हाँ जी, ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल सही, राइट। ध्यान से आंसर करिएगा, पढ़िए ध्यान से इसे, और सर ऑप्शन लाइकन्स, organisms which are indicator of SO2 pollution, जो SO2 के pollution का इंडिकेटर यहाँ पे होता है, that's a lichen। तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में SO2 का लेवल बढ़ता है तो लाइकन्स की डेथ होना चालू होती है, तो हम उसे एज इवन यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। तो अगर आपके एरिया में आप कभी देखना घर के आसपास, और अगर लाइकन्स की फोटो मिले, तो अगर लाइकन्स दिखे ना तो प्लीज फोटो खींच के भेजो, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। सो अगर आपको लाइकन्स दिख रहे हैं आपके घर के आसपास, देन दैट मींस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर SO2 का लेवल नहीं है,
You don't have SO2 in the atmosphere. अगर मेरे घर के आसपास लाइकेंस नहीं दिख रहे हैं, या अगर मेरे घर के आसपास लाइकेंस थे लेकिन अब नहीं दिख रहे, then I can surely say that SO2 in the atmosphere has increased and इसके वजह से उनके यहाँ पे डेथ होगी, right? So do this thing ना, it's a very good thing. If you happen to come across a lichens ना, click a picture and send it to me. We'll share the picture on the slide over here with your location. So we'll also get to know one thing over here. हमें पता है एक और चीज पता चलेगी कौन से एरिया में किस टाइप के लाइकन देखने के लिए मिलते हैं in terms of color. So we can also see that. So these are your lichens and these are my SO2 के इंडिकेटर, ये यहाँ पे होते हैं. पफ बॉल कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, कौन से ग्रुप में आता है पफ बॉल? Basidomycetes. क्या इतना टाइम थोड़ी लगाओगे तुम लोग, बेसिडोमाइसिटिस के अंदर भी आएगा. ऑलराइट, एक ही आंसर कर दो, ये भी आप कर चुके हो. कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन फंगल सेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ. फूड स्टोर फंगल में कौन सा होता है? Glycogen. ग्लाइकोजन होता है, और मैंने आपको ये बोला था कि ग्लाइकोजन हमारे अंदर भी होता है और मसल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और फंगस के अंदर भी आपको स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो दैट्स आवर ऑप्शन ए. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको मैं फ्री कर दूंगा. बैक्टीरियोफेज के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे. अब बैक्टीरियोफेजेस क्या है सही आंसर इसके अंदर? तो पूछा उन्होंने बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये उन्होंने आपसे पूछा है, बताइए. Option D. Sir, option A. काफी लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, राइट? तो कितने लोगों को लगता है ऑप्शन ए सही आंसर है, बताइए. ठीक है, काफी लोगों को लग रहा है यहाँ पे, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है यहाँ पे. 12-15 लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है, राइट? अब बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, ये आपका एक वायरस है, ये आपका वायरस है, और ये वायरस जाके इन्फेक्ट करता है आपके बैक्टीरिया को. सिंपल सी स्टोरी इसकी. These are the viruses which are known to affect the bacteria. तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और कोई भी आंसर यहाँ पे आपका सही नहीं है. ये कोई बैक्टीरिया नहीं है. बैक्टीरियोफेज, देखो नाम ऐसा है बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, इट्स अ वायरस. प्लीज याद रखना, दे आर बेसिकली गोइंग टू बी माय वायरस, दे आर नॉट माय बैक्टीरियाज. तो ऑप्शन बी तो मेरे यहाँ पे कहीं पे भी सही नहीं हो सकता, दैट्स अ रॉन्ग आंसर. अ बैक्टीरियम अटैकिंग वायरस, दैट्स नॉट ट्रू. अ वायरस अटैकिंग अनदर वायरस, ये भी बात गलत है, ये सिर्फ आपका जाके बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा, ठीक है? और ये भी आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है गलत. सो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस व्हिच विल अफेक्ट द बैक्टीरिया. सो ऑप्शन आपके यहाँ होता है एज द राइट आंसर. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू. ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, एंड अपेरेंटली सीम्स लाइक अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे डील कर लेंगे, बट स्टिल यू हैव टू डू अ लॉट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो. सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि वायरस वाला पोर्शन काफी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, तो रात को सोने के पहले एक बार इसे पढ़ लेना एज अ सप्लीमेंट. जैसे हम लोग लेते हैं ना रात को सोने के लिए, एट टाइम्स वी टेक सम सप्लीमेंट्स, वैसे ही जस्ट गो थ्रू दिस एंड एंश्योर दैट यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव डन इन द क्लास, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द वायरसेस. अब आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है,